धन्वन्तरि समारम्भां जीवकाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। संस्कृत भारती सिंगापुर एवं संपूर्ण स्वदेशी संस्थान और रामकृष्ण मिशन संस्थानों के प्रतिनिधि एवं श्रोतागण जो आयुर्वेद को सुनने के लिए, आयुर्वेद के संबंधित जानने के लिए लोग आए हैं। तो पहली बार सिंगापुर में इस विषय पर हमारा उद्बोधन है। तो मैं आयुर्वेद के संबंधित जो वर्षों से चिकित्सा कार्य में अनुभव है मेरा, लगभग 50 इयर्स से ये संस्था कार्य कर रही है, संस्कृति आर्य गुरुकुलम, और आयुर्वेद के सभी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को लेकर लाखों लोगों ने इसका लाभ लिया है। आयुर्वेद के सभी अंगों पर मेडिकल कॉलेजेस में और आयुर्वेद की कॉलेजेस में हमारे लेक्चर्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में भी आयुर्वेद आपको सरलता से समझ में आ जाए और आप यहाँ से ऐसी कुछ बातें लेकर जाए जो आपको अनेक प्रकार के रोगों से बचाए और आयुर्वेद की दृष्टि से आप शरीर को समझना सीखे, जानना सीखे। तो आयुर्वेद के ऐसे प्रोग्राम समाज में नहीं होते थे, तो संस्कृति आर्य गुरुकुलम के स्थापक विश्वनाथ दातार गुरुजी ने सोचा कि आयुर्वेद एक कमरे में या एक क्लासरूम में बंद नहीं होना चाहिए। वहां तो BAMS करते हुए लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन ये सोशल नॉलेज है और ये ऑप्शनल नहीं है। ये ऑप्शनल नहीं है, आप सीखे तो सीखे, नहीं सीखे तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई बातें ऐसी होती है जो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, इसका नॉलेज हमको ले ही लेना चाहिए। जस्ट लाइक आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो कदाचित आपका जीवन चल जाएगा। ऐसी तो परिस्थिति नहीं आएगी कि कंप्यूटर नहीं आता है और वो मर गया। काश उसको कंप्यूटर आता होगा तो आज जिंदा होता। कोई पिक्चर नहीं देखेंगे आप 3 घंटे वाला मूवी, तो ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि काश उसने मूवी वो देख ली होती तो वो बच जाता आज। ऐसा नहीं होगा। कोई शादी में आप नहीं गए, कोई आप प्रोग्राम्स में नहीं गए, तो ऐसा नहीं होगा कि काश वो प्रोग्राम्स में गया होता तो बच जाता आज। हाँ, जाकर मरे ऐसे बहुत है वहां पर, लेकिन ऐसा कभी अफसोस नहीं होता है। लेकिन चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादाः पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रेण प्राप्तेषु कालेषु न तैः किंचित चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादाः पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति। ऐसा कोई भी जगत में स्थान नहीं है, ऐसा जगत में कोई काल नहीं है जहां पर आरोग्य का नॉलेज हमको काम का न हो। क्योंकि जहां पर भी आप जाएंगे, आप गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे, समझ सकते हैं। आप कोई व्हीकल से जाए या चलकर जाए, हो सकता है अकेले जाए साधना के लिए, घूमने के लिए, लेकिन वहां कंपलसरी आपके लिए एक होगा। हो सकता है हस्बैंड या वाइफ के बिना जाए, माता या पिता के बिना जाए, लेकिन आपका बॉडी आपके साथ ही होगा। आप बॉडी के बिना तो जा नहीं सकते। तो आपको हस्बैंड को जानना, वाइफ को जानना, सन को जानना, सोसाइटी को जानना जरूरी है, उससे 1000 गुना जरूरी है आपकी बॉडी को जानना। क्यों? क्योंकि ये यदि नहीं है तो नहीं कोई हमारा हस्बैंड है, नहीं कोई वाइफ है। गतवती वायो देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन का है, ये जाने के बाद कोई नहीं है। इसलिए आयुर्वेद बहुत महत्व बॉडी को देता है। आयुर्वेद कॉन्शियस कहता है, कॉन्शियस रखो बॉडी, बॉडी के प्रति हम जागरूक हो, और वो बॉडी आपको क्या खबर दे रही है वो आपको पता होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो आप पूछेंगे कि लैंग्वेज है, हम गुजराती है, मारवाड़ी है, मराठी है या फिर कोई ब्रिटिश है, तो हमारी एक लैंग्वेज है।
लैंग्वेज है जिससे हम आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। अच्छा, उसके थ्रू हम आपकी बातें जान पाते हैं, आप मेरी बातें जान पाते हैं। उसी तरह से बॉडी की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, वो हम नहीं जानते, और जिसके पास जाते हैं वो ट्रांसलेशन करके अपने को बताता है, वो अपनी रीत से बताता है। इसके लिए 5 डॉक्टर के 10 ओपिनियन आते हैं, डिफरेंट। और इसके लिए सारा रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हुए भी हम एबनॉर्मल हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी कहता है वो हम समझ नहीं पाते वो क्या कह रहा है। और कुदरत ने जहां जहां पर भी कुछ कार्य किया है वहां वहां उसने एक लैंग्वेज का उपयोग किया है जिसको हम संकेत कहते हैं, सिम्टम्स कहते हैं। आपको इमीडिएटली बुखार नहीं आएगा, फीवर नहीं आएगा, पहले सिम्टम्स आएगा, उसके बाद आपको फीवर आएगा। कैंसर होगा इमीडिएटली नहीं होगा, उसके सिम्टम्स होंगे। तो हमको क्या करना चाहिए? उसकी लैंग्वेज को सीखना चाहिए। जैसे स्पोकन इंग्लिश होता है, स्पोकन हिंदी होता है, वो एक लैंग्वेज सीखते हैं। अभी स्पोकन संस्कृत है, वदतु संस्कृतम, तो वो हम जानते हैं एक लैंग्वेज को। उसी तरह की एक लैंग्वेज है जो बॉडी की है, और वो बॉडी की लैंग्वेज हमको कंपल्सरी सीखनी है। क्यों? क्योंकि तो हम हमारी बॉडी को ज्यादा जान पाएंगे, और जब रोग होगा तब हम उसमें अवेयर होकर कुछ काम कर पाएंगे जो हम यहाँ से सूचित करेंगे। और ये सिचुएशन हमको बहुत बार आती है जहां पर हमको कोई गाइडेंस नहीं है। लाइक कोरोना जैसी सिचुएशन आई, उसमें क्या काम आया? नॉलेज। घर के अंदर थे हम और कोई कांटेक्ट नहीं था, कुछ नहीं था, हमारे पास नॉलेज था कि हमको क्या क्या करना है, किससे बचना है, और नॉलेज काम आए, और नॉलेज ने लोगों को बचाया। और ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स है कि वो नॉलेज ने लोगों को बचाया। जिस कंट्री के पास था वो बच गए, जिसके पास नहीं था वो उसका कोई उपाय नहीं हुआ। तो ये बॉडी का एक लैंग्वेज है, उसको आयुर्वेद ने सबसे पहले सिखाया है। तो आज हम उसकी बात करेंगे। सर्वप्रथम आयुर्वेद ये है कि सर्वप्रथम वो कुछ और नहीं करता है, सबसे पहले शुरुआत करता है लैंग्वेज से, कि बॉडी को कुछ लैंग्वेज है, बॉडी को आप कैसे जानेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और वो नियमित आपके साथ बात करते हैं, ऐसी जीवंत बॉडी है। तो उसको जानने के लिए पहला ही है वो आयुर्वेद परिचय है, वो हमने अभी संक्षिप्त में दिया। आयुर अर्थात जीवन है, और वेद किसी को भी जो वेद नॉलेज को हमने एक्सट्रीमली जो बताया वो है वेद। नॉलेज को विस्तृत रूप से बताया, सूक्ष्म रूप से बताया, उसका नाम है वेद। तो यहां पर विस्तृत और सूक्ष्म रूप से बताया है, डीपली उसको बताया गया है, उसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद में बॉडी की लैंग्वेज को समझने के लिए जैसे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे अलग अलग संस्कृत, आप बहुत लोग संस्कृत जानते होंगे, तो विभक्ति होती है। उसी तरह से आयुर्वेद के बेस में लैंग्वेज को समझने के लिए त्रिदोष है, वात, पित्त और कफ। इसकी थोड़ी बातें हमने ब्रीफ में कल की थी। कफ, पित्त और वात जिसको कहते हैं, वो हमारे बॉडी में सम रहते हैं, और जब वो बैलेंस रहते हैं तब हम बैलेंस रहते हैं, तब हमारा बॉडी बैलेंस रहता है। उसमें से एक ज्यादा हो गया तो हमारा बॉडी बैलेंस नहीं रहता है, तो अनकंफर्ट फील करते हैं। लाइक हमारा कफ बढ़ गया तो नोज में से निकलेगा, माथा भारी हो जाएगा, हमको नींद आने लगेगी, ये कफ बढ़ने के कारण। तो उसके लिए आयुर्वेद ने बैलेंसिंग सिखाया है। आयुर्वेद क्या मानता है? बैलेंस करो। आप कोई भी जगह पर आप बैलेंस करोगे तो लंबे समय तक आप टिक पाओगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये लो भी यही बताता है कि आप कितना अनुकूलन कर पाते हो।
कितना उसके साथ तालमेल बिठा पाते हो, उसके अनुसार आप लंबे समय तक सस्टेन कर पाओगे, लंबे समय तक जी पाओगे। तो ये बताया है त्रिदोष का सिद्धांत। वात, पित्त, कफ, या इसको बता सकते हैं आप कफ, पित्त और वात, ये तीन है। ये बराबर है, समझ आता है सबको? ओके। बॉडी में इसको हम रियलाइज कर सकते हैं लाइक पंच महाभूतों से वो बना है। पंच महाभूत क्या क्या है? पृथ्वी है, जल है, तेज अग्नि है, वायु है और आकाश है। और ये तब बताया गया था जब वायु नाम कहीं पर था नहीं, और वो तब से प्रसिद्ध हो गया प्राण शब्द, पता है ना आपको? तो एलोपैथी साइंस इतना पॉपुलर होने के बाद भी आप कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी का डेथ हो जाता है, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं उसको ये कहते हैं कि उसका प्रोटीन चला गया, कार्बोहाइड्रेट चला गया, इसकी बॉडी में से आयरन चला गया, हीमोग्लोबिन चला गया, ये सब कहते हैं, विटामिन चले गए, सभी पूरा हो गया, प्राण चला गया। लाइक डॉक्टर भी क्या कहेगा? प्राण चला गया, प्राण चला गया, यही कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से ये एक टर्मिनोलॉजी आ गई कि प्राण चला गया। प्राण माने क्या? वायु। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को डिफाइन किया, सबसे पहले समझाया प्राण, और आयुर्वेद ने समझाया। तब तक पता नहीं था कि इसके कारण हम जी रहे थे। बाहर के बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि किसके कारण हम जी रहे हैं, किसके कारण हमारा बॉडी चलता है, किसके कारण ये पूरा का पूरा तंत्र चलता है। वो सबसे पहले आयुर्वेद ने बताया। तब नो एक्सरे, नो सोनोग्राफी, कोई भी प्रकार के साधन नहीं थे उस टाइम। उसने कैसे देख लिया कि प्राण नाम का एक वायु है जो बाहर है, और उसको हम लेते हैं। और उसकी गिनती कैसे की कि एक दिन में 24 घंटे में हम 21,600 सांसें लेते हैं। 21,600। तो पहली बार किसने गिन लिया सांस को? और उसने बताया कि जब जब आपकी सांस की रिदम टूटती है, तब तक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। लाइक हम क्रोध में आ गए, एंगर, तब क्या हुआ? हमारी रिदम टूट गई। तो टूटी रिदम तो क्या होगा? वो रिदम टूट गई। जब हम कोई भी सेक्सुअल डिजायर होती है या काम आवेश होता है, तब रिदम टूटती है। अनेक जगह ऐसी है जहां पर वो रिदम टूटती है सांस की, वहां प्राण खंडित होता है और वहां पर रोग होने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। तो प्राण की रिदम हमारी पूरी सृष्टि के साथ है। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत बताए हैं। 5 महाभूतों से 3 दोष होते हैं, पृथ्वी और जल, ये दोनों मिलाकर कफ बनता है। पूरे बॉडी में जहां पर कफ है वहां क्या क्या है? पृथ्वी है, लाइक गुरुत्व, लाइक भारी वस्तु है उसमें, और जल यानी कि पानी। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया? कफ। कफ निकलता है तब हम दोनों देखते हैं, एक तो ये हेवी वेट है और दूसरा उसमें पानी है ना कफ में। तो ये दोनों मिल गया तो क्या आयुर्वेद ने बताया? उसको कहते हैं कफ, सिंपल। पित्त किसको कहते हैं? अग्नि है। जब कैसे हमारा मेटाबॉलिज्म है, कैसे हमारा पाचन तंत्र है, और जब डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है, वो जब तक लोगों को पता नहीं था, तब आयुर्वेद ने समझाया ये काम एक अग्नि करती है। लाइक एक प्रकार की हीट है जिसको भगवत गीता में बताया है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। 4 टाइप्स के अन्न को पचाता हूं। मतलब या तो आप खाते हैं, या तो पीते हैं, या तो चूसते हैं, या तो चाटते हैं, चौष्य, या तो लेह्य, या तो फिर हम च्यवनप्राश वगैरह खाते हैं, वो इस तरह से। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेकिंग फूड, या हम किस प्रकार से उसको करते हैं वो टाइप भी इफेक्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो ये पंच महाभूतों से पंच महाभूतों में तीसरा या अग्नि, उससे क्या बना? पित्त। तो आप भी एसिडिटी जो कहते हैं वो क्या है? अम्ल पित्त। तो वो जलन होती है हमको जब बढ़ जाए तब।
हमारे को बहुत सारी तकलीफें होती है, जलन होती है, हीटिंग होती है, ये सभी, तो ये काम है पित्त का। वायु और आकाश, आकाश मतलब ये जो स्पेस है उसको आयुर्वेद ने आकाश बताया है। बॉडी में भी स्पेस है उसको आकाश बताया है। वायु और आकाश बनकर क्या बनता है? वात बनता है। ये तीनों है। तो कफ किससे बना है? पृथ्वी प्लस जल। पित्त केवल अग्नि से बना है और वायु और आकाश से बनकर वात बना है। ये त्रिदोष ही पूरे प्रकृति में व्याप्त है। पूरा प्रकृति को और रिदमिक रखा है। इसके लिए जब बाहर ठंड आ जाएगी हमको कफ बढ़ेगा, बाहर समर आएगा हमको पित्त बढ़ेगा, बाहर बारिश आएगी हमको वात बढ़ेगा। तो ये पूरी की पूरी रिदम प्रकृति के साथ है। पूरा प्रकृति पूरे पशु प्राणियों को एक समझाती है, एक उसकी लैंग्वेज है, इंटरनल लैंग्वेज। और वो हमने देखा कब? अर्थक्वेक जब हुआ भुज में 2001 में 26 जनवरी को, पता है ना आपको? तो 2-3 संस्थाएं सबसे पहले गई थी। उसमें एक रामकृष्ण मिशन था, एक संस्कृति आर्य गुरुकुलम, राजीव दीक्षित जी। तो वो सब जब हम गए वहां पर, हम आयुर्वेद के टोटल मेडिसिन को लेकर गए थे और काउंसलिंग करने को गए थे, क्योंकि तभी बहुत सारा वातावरण, सब लोग डर गए थे। तो हमने देखा वहां पर कि कोई भी प्राणी पशु मरा नहीं था। वो सब अर्ली मॉर्निंग गांव को छोड़कर चले गए थे। गांव को छोड़कर अर्ली मॉर्निंग वो चले गए थे। तो उन लोगों ने बताया कि जिसको हमने बांधा है, पेट है, वो लोगों को कुछ हुआ, वो गिरा बिल्डिंग, तो वो लोग को कुछ हुआ। लेकिन जो खुले थे, जो फ्री थे, घूम रहे थे, उसको कुछ नहीं हुआ, वो चले गए। सुबह से ही सब चले गए। क्यों? तो जो भी अर्थ पे जो फ्रीक्वेंसी से या तो फिर कुछ प्रक्रिया हुई, तो उससे क्या हुआ उसको पता चल गया, और वो पता चल गया तो वो चले गए। प्रकृति के भाषा को वो जान गए। वो पशु वगैरह जो वो आवाज सुन सकते हैं, जिसको अवश्राव्य ध्वनि कहते हैं, वो जो पृथ्वी के अंदर होती है वो सुन सकते हैं। वो सुनकर वो चले गए। उसके पास कोई ऐसा कोई साइंस नहीं था, कुछ नहीं था, तो भी वो बच गए। उसी तरह से पूरे वर्ल्ड की, ब्रह्मांड की एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, उसको हमको समझना है तो हम हमारे बॉडी को स्वस्थ रख पाएंगे। इसके लिए ये त्रिदोष है। और इसके लिए आयुर्वेद ने बताया है कि बॉडी में निश्चित समय पर कुछ बदलाव होते हैं। टाइम टू टाइम आपका बॉडी बदलता है, और वो टाइम को लेकर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका एक साइंस आयुर्वेद ने समझा है, जिसको हम कहते हैं दिनचर्या। तो कोई भी पथी ने ये नहीं समझाया कि आपको कितने बजे उठना है। आयुर्वेद ने समझाया है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में होती है, सबसे ज्यादा आपका बॉडी समर्थ होता है, श्वसन तंत्र समर्थ होता है ऑक्सीजन को गेन करने के लिए, तब आपको उठ जाना है। नहीं तो आप बहुत कुछ गवा देते हो। वो गोल्डन टाइम है आपके लिए। हम क्या विचार करते हैं? हम कहते हैं हम कितनी कैलोरीज लेते हैं, हम कितना प्रोटीन लेते हैं, हम कितने विटामिन लेते हैं। इतने के बावजूद हम स्वस्थ नहीं है। वीकनेस है, हेडेक है, कोई तकलीफ है, बार बार बीमार होते हैं, इम्यूनिटी हमारी अच्छी नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है, बराबर है। आप चार्ट फॉलो करते हैं तो भी ऐसा होता है कि इतनी कैलोरीज लो, इतना कार्बोहाइड्रेट लो, इतना आप विटामिन लो, इतनी मल्टीविटामिन की गोलियां लो, ये सब करो, सभी टेस्ट करवाओ, बार बार चेकअप करवाओ। सब कुछ करने के बावजूद हमको कुछ ना कुछ निकल जाता है ऐसा, बराबर है। तो लोग कहते हैं कि हम इतना करते हैं तो भी स्वस्थ नहीं रहते हैं। तो कोई ऐसा कहता है दुकान पे कि तू कितने घंटे दुकान पे बैठता है? और बोले मैं 4 या 5 घंटे, 6 घंटे दुकान पर बैठता हूं, बराबर है। तो कोई बोलता है कि ओके तू 6 घंटा बैठता है, मैं 12 घंटे बैठूंगा, बराबर है। 12 घंटे में बैठूंगा तो एक यहाँ लाइक अभी 9 बजे से लेकर 4 बजे तक बैठेगा,
दुकान पे 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठेगा, बराबर है। और एक व्यक्ति रात को ग्रोसरी स्टोर में, लाइक सिंगापुर या भारत में, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, रात को 10 बजे से 6 बजे तक बैठेगा। किसका व्यापार ज्यादा होगा? ग्रोसरी स्टोर है, एक 10 to 6, अर्ली मॉर्निंग 6 या 8 तक बैठेगा, और दूसरा मॉर्निंग में 9 to 4 तक बैठेगा। किसका व्यापार ज्यादा होगा? 9 to 4 वाले का होगा। आर्स तो डेफिनेटली वो ज्यादा बैठता है 10 से 8 वाला। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस आर्स नहीं है। आप कितने घंटे बैठते हो वो महत्व का नहीं है, कब बैठते हो। जब पूरा लोग जागते हैं तब आप बैठते हो, तब तो महत्व का है। पूरा लोग सोते हैं तो हम साधना कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते। तो बिजनेस आवर्स में हम जैसे दुकान खोलते हैं, हम जैसे बिजनेस करते हैं, उसी तरह से आयुर्वेद में बताया है पर्टिकुलर टाइम। कितनी बार खाते हो ये महत्व का नहीं है, कब खाते हो महत्व का है। तो इसके लिए पूरा दिन बताया, दिन में क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आयुर्वेद ने सबसे पहले बताया आपको लॉन्ग टर्म ये शरीर को स्वस्थ रखना है, मस्तिष्क को अच्छा रखना है, स्मृति को, मेमोरी को अच्छा रखना है। तो आपका उठने का टाइम ब्राह्म मुहूर्त का होना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग 5 to 5:30। सूर्योदय जहां जहां होता है वहां से आप गिनोगे तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से पहले से लेकर सूर्योदय तक उठ जाना चाहिए, बराबर। वो टाइम है हमारा उठने का, बराबर है। वो सबसे उत्तम काल है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो टाइम पर हमारा श्वसन क्रिया बहुत अच्छी हो सकती है। उस टाइम हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ले सकते हैं। वो टाइम सबसे ज्यादा सक्रिय होता है हमारा श्वसन। तो ये पहला नियम है कि सुबह उठो, जल्दी उठो। कोई काम ही नहीं है तो भी उठो, और ऐसा काम रखो कि हम उठ पाए। क्योंकि लोग ये पूछते हैं कि उठकर करेंगे क्या, कोई काम ही नहीं है। इससे ज्यादा गलत प्रश्न कोई नहीं है। मतलब आपने जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, उठकर क्या करेंगे। कुत्ता पूछे तो समझ सकते हैं, बैल पूछे तो समझ सकते हैं, इसको आदमी पूछता है कि करेंगे क्या उठकर। वीडियो गेम खेलेंगे, टीवी देखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जितना भी जगत भर का कचरा है वो सब हमारे मन में डालेंगे। फिर हम कहेंगे कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कुछ ना कुछ रोग है। क्यों होता है? तो सबसे पहले ये करो, सबसे जल्दी उठो। आयुर्वेद ने बताया है दिनचर्या में सबसे ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत। क्यों? स्वस्थो रक्षार्थम आत्मनः। स्वस्थ रहना है तो सबसे पहला काम करो कि जल्दी उठो। हम जब पेशेंट को देखते हैं तो पहले ही देखते हैं कि क्या क्या है, उसमें पहला ही वो उठने का टाइम लिखता है, कब उठते हो। तो बोलता है कि 9 AM या 10 AM या 11। तो हम देखते हैं कि और कोई कारण है ही नहीं, यही कारण है, बाकी तो सब बाद का है, ये पहला है। तो उससे हमारे शरीर में एक आलस्य आता है, पता है ना आलस्य, तो लेजीनेस। वो पूरा का पूरा हमारा जो क्रिया शक्ति है, एक्टिवनेस है, वो चली जाती। तो ये पहला काम होता है सुबह जल्दी उठने का। उससे बहुत फायदा किसी को हो ना हो, हमारे बॉडी को बहुत फायदा है। इसके लिए भी उठना है। तो दिनचर्या में ये बताया गया है। उसके बाद भोजन कब करना है? तो जब आपको एक्सट्रीम लेवल की भूख लगे तब आपको भोजन करना है। वो टाइम आप डिसाइड करो। आइडियल टाइम है 10:30 to 12 दोपहर का भोजन। आयुर्वेद में बताया है दूसरे प्रहर का अंतिम भाग, यानी 6 to 9 सूर्योदय से लेके 3 घंटे, और दूसरे 3 घंटे के 1.5 घंटे बाद, यानी कि सूर्योदय 6 बजे है तो हमारा भोजन का टाइम 10:30 to 12 होना चाहिए। 12 को बाद नहीं। याम युग्मम न लंघयेत। क्यों? क्योंकि वो रस की एक प्रोसेस है, वो बनता है। यदि आप बाद में खाते हो तो बहुत सारे रोग हो सकते हैं। इसके लिए आइडियल एक टाइम होना चाहिए। दूसरा क्या है? आपके शरीर में से भूख लगनी चाहिए।
समझ गए ना? जब हमको भूख लगे, इतनी बहुत भूख लगे जब, तब हमको भोजन करना चाहिए, आयुर्वेद ने बताया है। दूसरा क्या? दूसरा ये बताया, भूख से कम खाओ, भरपेट मत खाओ। बराबर? अभी हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं ना, बराबर है? तो वो आधा हम अपने लिए खा रहे हैं, आधा डॉक्टर के लिए खा रहे हैं। तो जो भी खाता है उसमें आधे से हमारा पेट भरता है, बाकी का जो आधा है उससे डॉक्टर का भरता है, क्योंकि तभी उसके पास हम जाते हैं। तो आयुर्वेद ने बताया है कि आप एक कल्पना करो, इमेज करो कि 4 भाग है आपके, 4 पार्ट है। एक रूम में आप टेबल रखते हो तो फर्नीचर पूरे में रख देते हो, सोफा रखते हो तो पूरे रूम सोफा से भर देते हो। यदि रूम सोफा से भर दोगे तो क्या होगा? मेरे जैसा गेस्ट आएगा तो बैठेगा कहाँ? क्योंकि रास्ते में ही सोफा है सब, तो फर्नीचर की दुकान लगेगी। आपका घर है तो सोफा होना चाहिए, लेकिन सोफा घर सोफे से भर नहीं देना चाहिए। कोई भी फर्नीचर रखते हो तो एक व्यवस्थित रखते हो कि कपाट सामने है, सोफा यह, और बीच में स्पेस है। वो जो आप मेंटेन घर को करते हो, आपके पेट को मेंटेन नहीं करते, वो पूरा भर देते हो। तो क्या होता है? जाने की जगह ही नहीं होती। हमारे पास बहुत सारे लोग शादी में जाते हैं, पता है, फंक्शन में, तो दवाई लेने के बाद में आते हैं। ज्यादातर हमारे गुजरात में, इंडिया में शादी में भोजन करने को क्यों जाते पता है? पैसे वसूल करने के लिए। 1000 रुपया लिखा दिया, सब जगह पैसा 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 आ गया। शादी में भी पैसा है, वहां भी पैसा है, गिफ्ट में पैसा है, सब जगह पैसा है। तो वहां पर क्या हुआ? उसने 1000 लिखाया। अब वो सोचता है 1000 अब पूरा उसका वसूल करना है। तो वो सब वेराइटीज होती है, गुलाब जामुन होता है, वो होता है, पुदीना का वो एपेटाइजर होता है, वो भी लेता है, चाय भी लेता है, आइसक्रीम भी लेता है, सब कुछ ले लेता है, पूरी बोल, पूरा थाली लेकर ऐसा पूरा भर के आता है इतना। तो हमारे पास दवाई लेने को आता है जब, तो बोले पाचन का कुछ डाइजेस्ट हो जाए ऐसा कोई क्रीम है तो बताइए, लगाना है। तो हम बताते हैं कि ये आयुर्वेद ने कभी दिया ही नहीं है, क्रीम लगाने को बताया ही नहीं है। वो पेट पर खाने की दवाई है, हिंगवादीवटी है या हिंगवाष्टक चूर्ण है या और कोई है, तो आप वो लो। वो बोले इतनी जगह होती तो मैं एक और लड्डू नहीं खा लेता, गोली खाने की जगह होती तो मैं लड्डू ही खाता ना, गोली की जगह ही नहीं है, अभी कुछ खाने जैसा रखा ही नहीं है, तो क्रीम है तो दो, मैं लगा सकता हूँ। तो ये एक सही बात है, हम इतना खाते हैं। तो आयुर्वेद ने बताया है जब आप ओवर ईटिंग करते हो तो क्या होता है? आपका अजीर्ण बना रहता है, आपको दूसरी बार भूख नहीं लगती। और आयुर्वेद ने बताया है स्वस्थ व्यक्ति कौन है? जिसका वजन हाइट के अनुसार है, वो बिल्कुल नहीं। ये बड़ी गलतफहमी है, बराबर है? ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। हाइट के अनुसार वजन होना ये स्वस्थता की निशानी नहीं है। आपने कभी ऐसा माना कि हाइट के हिसाब से वजन नहीं है तो मैं बेचैन रहता हूं? कभी ऐसा हुआ आपको? किसी ने कहा तो आपको लगेगी बेचैन, बराबर है? ऐसा हुआ आपको फील कभी भी? बुखार आता है तो आपको ऐसे अंदर से ही फीलिंग आती है मैं भोजन न करूं, आती है ना, मैं घूमने न जाऊं, मैं किसी से मिलूं नहीं, आती है आपको? अंदर से ही आती है कि हम कहते हैं तब आती है? अंदर से आती है। हाइट के अनुसार वजन नहीं, वो फीलिंग आपको नहीं आएगी, कोई कहेगा तब आएगी। अर्थात आपका बॉडी ऐसा नहीं मान रहा है। आपका बॉडी क्या मान रहा है? आयुर्वेद बताता है कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है। सबसे पहला बताया, आप जब चाहे तब भोजन कर सको, इतनी भूख आपकी बॉडी में रहे तो आपका बॉडी स्वस्थ है। आप समझ गए? आपको अभी बताए कि आप भोजन करो तो कर सकते हो, इतनी भूख होनी चाहिए, मतलब आपने इतना कम खाया है तो होगी ना। दोपहर के बाद तब होगी जब आपने इतना कम खाया है। तो स्वस्थ शरीर का लक्षण है आपकी भूख हमेशा बनी रहे, तो आपकी अग्नि प्रज्वलित रहेगी। तो क्या होगा? आपको डिसीजेस नहीं होंगे, पेट की कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि एवरी टाइम आपके शरीर में भूख है। वो स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। स्वस्थ मन की क्या निशानी है? स्वस्थ मन की ये निशानी है कि आपको सीखने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहे मन में, तो आपका मन स्वस्थ है। आपको लगे कि मैं नया नया कहां से सीखूं, वो यदि आपके मन में है तो आपका मन स्वस्थ है। शरीर की भूख
मन की भूख सीखने की, शरीर की भूख फूड की, वो आपको हमेशा बनी रहे, आप शरीर से स्वस्थ हैं। यदि आपको सीखने की भूख हमेशा रहे कि मैं नया कहां से सीखूं, इसके लिए 3 प्रकार की मेंटालिटी बताई है हमारे यहाँ। एक प्रकार की मेंटालिटी वाले लोग होते हैं पूरी दुनिया में, वो क्या होते हैं? नो वन कैन टीच मी एनीथिंग, मुझे सब आता है, आयुर्वेद वो आता है, मैं रोज वो देखता हूँ वीडियोस, ये आता है, गीता आती है मुझे, और सब कुछ आता है, कोई जरूरत नहीं है सीखने की। नो वन कैन टीच मी एनीथिंग। ये एक प्रकार की मेंटालिटी वाले लोग हैं जो आत्मा के कैंसर से ग्रस्त है। बराबर है, केवल बॉडी का ही कैंसर नहीं होता है, माइंड का भी होता है, आत्मा का भी होता है। बराबर, वो लोग कुछ सीखते नहीं, बराबर, लाइक डॉग है, वो भी कुछ सीखता नहीं, ये भी कुछ सीखते नहीं, इसको भी अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, अच्छे थिएटर में पिक्चर देखना चाहिए, बस लाइफ पूरी। तो इसका कोई काम नहीं, कम से कम ह्यूमन बॉडी लेने का उसका कोई अधिकार नहीं है, राइट नहीं। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर सीखने का, वो कहता है कि नो वन कैन टीच मी एनीथिंग। उसके बाद में एक व्यक्ति आता है जो कहता है समवन कैन टीच मी एवरीथिंग, कोई मैं एक को पकड़ लूंगा, वो सब कुछ मुझे सिखा देगा। लाइक आपका कोई टेलर है, वो कपड़े सीने का काम करता है, वो अच्छे से अच्छे कपड़े सी कर देता है, तो आप कहेंगे कि इतना कपड़ा अच्छा आपने सिया, मैं चश्मे भी आपसे ही बनवाऊंगा। बराबर है, अब तो बस मैं अभी आपका कपड़े अच्छे सीते हो तो मैं मेरा चप्पल शूज आपसे ही बनवाऊंगा, तो कर पाएगा काम? वो बोलेगा मेरा काम कपड़े का है, मैं कपड़ा दूंगा आपको अच्छा, अब चश्मा में अच्छा नहीं दे पाऊंगा, वो देने गया तो कपड़े अच्छे नहीं बना पाऊंगा। उसी तरह से कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि समवन कैन टीच मी एवरीथिंग, ये भी बराबर नहीं है। तीसरा उत्तम व्यक्ति होता है जो ये समाज में बहुत ही अच्छा प्रदान करता है, अच्छा सीख पाता है। उसकी मेंटालिटी क्या होती है? एवरीवन कैन टीच मी समथिंग। इसके लिए भारत में दत्तात्रेय को अवधूत गुरु माना, बहुत बड़े गुरु माना। तो बहुत बड़ा गुरु तो वो होता है, परम गुरु कौन होता है? जिसका कोई गुरु न होता। परम अणु, परमाणु कौन है? जिसके बाद कोई अणु नहीं है। परम पूज्य कौन है? जिसके बाद कोई पूज्य नहीं है। ऐसा ही होता है ना। तो परम गुरु कौन है? जिसके ऊपर कोई गुरु नहीं है। लेकिन यहां उल्टा है, दत्तात्रेय के सबसे ज्यादा गुरु है, वो बड़े गुरु, लेकिन वो बड़े गुरु है क्योंकि उसके सबसे ज्यादा गुरु है। 24 गुरु है, पता है ना आपको? पता है वो? और वो भी वशिष्ठ विश्वामित्र ऐसे नहीं है, अग्नि है, पानी है, पता है ना आपको? तितली है, छोटा बालक है। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटालिटी क्या है? एवरीवन कैन टीच मी समथिंग। ये मेंटालिटी आ गई कि आपका माइंड का विकास होना चालू हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारा बॉडी को अच्छा रखना है तो हमको समय पर भोजन करना है, अग्नि हमारी जब आए तब उसका ध्यान रखना है, और ओवर ईटिंग नहीं करना है। बराबर है? भोजन के बाद पानी नहीं पीना है, ये खास ध्यान रखें। अग्नि मंद हो जाती है तो पाचन की क्रिया जो करनी है वो अग्नि करती है। वो पानी बहुत डाल दिया आपने बाद में तो वो कम होती है। अच्छा, पानी की जरूरत कब पड़ती है? हम जब स्पाइसी खाते हैं। आपको पता है, आपको स्पाइसी बहुत खाया तो हमको भोजन के बाद पानी की जरूरत पड़ेगी। तो आयुर्वेद ने बताया है अति सर्वत्र वर्जयेत। अति ठंडा नहीं खाना है, अति गर्म नहीं खाना है, अति कुछ नहीं करना है। लाइक आप अति कुछ नहीं, हमारा जीवन कैसा होता है? बैलेंस से चलता है, पता है ना? वो अति हम कुछ भी करेंगे तो अच्छा नहीं। मानो कि लाइक आपका कोई फ्रेंड आया बाहर से, बराबर, सिंगापुर में, बहुत सालों के बाद आप गए इंडिया में, आपका फ्रेंड रिसीव करने को आया एयरपोर्ट पर, बराबर, ओहो, बहुत फ्रेंड थे, कलीग थे, कॉलेज में पढ़ते थे साथ में, उसके बाद हम मिले ही नहीं, 15-20 साल हो गए, हम अलग अलग कंपनीज में काम किया, अभी इंडिया जा रहे हो आप, इंडिया जाने के बाद रिसीव करने के लिए आपका फ्रेंड आता है। आपका फ्रेंड आता है तो दोनों ऐसे मिल जाते हैं, गले से हग करते हैं। अब जो फ्रेंड है वो छोड़े ही नहीं उसको, तो क्या होगा? 2-3 मिनट रखा, आप छोड़े ही नहीं, पकड़ लिया पूरा, तो आप क्या सोचोगे? ये पागल हो गया है, तब अच्छा था। ऐसा ही होगा ना? आपके मन में क्या विचार आएगा?
सीधा पकड़ ही लिया उसने 15 मिनट तक, तो क्या होगा? तो पकड़ना भी जरूरी है, छोड़ना भी जरूरी है। तो आप बैलेंस करते हो उसको, एकदम पकड़ कर नहीं रख देते हो कि अब मिल गया है तो अब छोड़ूंगा ही नहीं मैं, बराबर है? तो आप बैलेंस करते हो। उसी तरह से आयुर्वेद में बताया है अति गर्म नहीं खाना है, वो बॉडी को ठीक नहीं है, उससे अल्सरेटिव कोलाइटिस होते हैं, उससे बहुत सारे रोग होते हैं, वो अति गर्म खाने से होते हैं। अति उष्ण समझते हैं, स्पाइसी समझते हैं आप, तो वो नहीं खाना है। अति ठंडा नहीं खाना है, लाइक आइसक्रीम, उसका टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को डिस्टर्ब करता है। कुदरत ने हमारा बॉडी टेम्परेचर देखो एक फिक्स पॉइंट पर रखा है, बराबर 98.6 पर। ये टेम्परेचर को मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी होती है। वो टेम्परेचर को डिस्टर्ब करेगा ऐसा कौन सा फूड है? ठंडा फूड हम खाएंगे बार बार, तो वो टेम्परेचर डिस्टर्ब होगा, आपको पता नहीं चलेगा। जब सडनली आपको किसी भी प्रकार की बीमारी होगी, लो बीपी हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा उसका कारण क्या है। बार बार ठंडा फूड खाना, आपको चक्कर आएंगे, गिर पड़ेंगे, बीपी को नापेंगे, पता चलेगा कि ओहो ये तो बीपी लो हो गया है। तब आपको क्यों? क्योंकि आपने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया। तो सडनली नहीं हुआ कुछ भी, आप बार बार आइसक्रीम खाया, बार बार कोका कोला पिया, बार बार सॉफ्ट ड्रिंक्स पिया, आपने टेम्परेचर को डिस्टर्ब किया। आयुर्वेद ने पहली बार ये बताया कि आपको किस टेम्परेचर का आहार लेना है आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। इसके लिए ऋषि मुनि हिमालय में भी बहुत सारे ग्रंथ लिख पाते थे बिना हीटर के, वहां रह सकते थे, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख पाते थे, क्योंकि उसको नॉलेज था। तो ये नॉलेज हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गलती करके हमारे बॉडी को बिगाड़ देते। तो उसका आयुष्य होता है 80 इयर्स और 40, 50, 60 में पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम बिगाड़ देते हैं छोटी छोटी हैबिट्स के कारण, बैड हैबिट्स। वो हमको पता भी नहीं है, क्योंकि जो लोग बाहर बताते हो तो ऐसा बताते कि टोबैको मत खाओ, सिगरेट मत पियो, लेकिन ये सब छोटी बातें नहीं बताते हैं कि जो हमारे टेम्परेचर को डिस्टर्ब करता है, वो भी बहुत बड़ा रीजन है हमारे स्वास्थ्य का नाश होने का, हमारे रोग होने का। तो ये एक बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आयुर्वेद में सबसे किसी शुरुआत की है तो अग्नि रक्षति रक्षिता। एक राजा था, बहुत सारी कहानी आयुर्वेद में बताई सिखाने के लिए। वो 70 इयर्स का हो गया, तब तक उसने रूल किया। उसके बाद उसने विचार किया कि मैंने कुछ सीखा नहीं, यहाँ इतने सारे शास्त्र थे, वो था, मैंने रूल किया, अच्छा तरह का बनाया, नगर बनाया, वो बनाया, सबको रूल किया, सबके ऊपर अनुशासन किया, लेकिन मैंने सीखा कुछ नहीं। तो उसने पंडितों को बुलाया और बताया कि मुझे अभी सीखना है। वो भी अच्छी बात है, यू आर नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग। कोई भी व्यक्ति कभी देरी होती ही नहीं है, जब सीखना शुरू करे तब सीख सकता है। तो क्या सीखूं? तो अनंत विषय है, उसमें क्या सीखूं? तो पंडितों ने बताया हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ है, उसके लिए एक एक शास्त्र है, बराबर है? तो एक एक शास्त्र आप सीखो। धर्म के लिए धर्म शास्त्र है, अर्थ के लिए अर्थशास्त्र है, काम के लिए काम शास्त्र है, मोक्ष के लिए वेदांत वगैरह है। तो ये एक 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 सीखो, तो आप धर्म को बैलेंस करोगे, अर्थ को, काम को। तो बोले ठीक है, सीखना शुरू किया। अब बहुत कम समय है, तो वो बोले कि ठीक है 100 श्लोक लिख दो मुझे, अच्छे अच्छे 100 श्लोक सब पंडितों ने लिख दिया। तब होगा, तब इतना बुक हो गया। तो अभी तो इतना भी टाइम नहीं है, 1 साल चला गया 100 श्लोक कंपाइलेशन करने में। तो बोले कि एक एक श्लोक लिख दो। तो एक एक श्लोक लिख दिया। उसके बाद बोला कि और भी समझ में आया तो मुझे केवल एक छोटा सा सूत्र बता दो, तो मैं समझ पाऊंगा। उसका पूरा सार निकालो, लाइक दूध में से हम घी निकालते हैं, उस तरह का। तो उसने बताया कि ठीक है, एक श्लोक में 4 पार्ट में बताते हैं। तो आयुर्वेद को एक वाक्य में बताना है, धर्म को एक वाक्य में बताना है, काम को एक वाक्य में बताना है, बराबर है? ये 3 को बता दो एक वाक्य में। तो उसने बताया कि अब एक वाक्य में जितना कम समय में बताना हो उतना कठिन होता है, पता है? वो मेरे को यदि आप 8 घंटे का प्रवचन करने को बोलोगे तो कितना चाहिए टाइम?
तो हम कहेंगे तो कोई बात नहीं, आप अगले दिन बुला सकते हो, कल 8 घंटे का प्रवचन है, आप आ जाओ। 4 घंटे का रखना है तो हमको 8 दिन पहले कहना है, 2 घंटे का रखना है तो 20 दिन पहले कहना है, 2 मिनट का रखना है तो 2 महीने पहले कहना है। क्योंकि वो 2 मिनट्स में हम क्या कहेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितना टाइमिंग कम उतनी तैयारी ज्यादा होती। तो एक सेंटेंस में आयुर्वेद को कैसे बताए, तो उन्होंने बताया जीर्णे भोजनम आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय। वो कहते हैं कि पहले का भोजन पचने पर ही दूसरा भोजन करो। यह आयुर्वेद का सारा गया पूरा, समझ गए आप? तभी आपको भूख लगेगी, नहीं तो भूख नहीं लगेगी। भोजन के लिए भोजन मत करो, भूख लगने पर भोजन करो, ये पहले बताया। फिर अर्थशास्त्र का क्या बताया? वो बोले कि अर्थशास्त्र लेन देन सोच समझ कर करो। बाजार में जब जाते हो तो बाजार में कोई वेदांत का पाठ करने को नहीं बैठा है, सब लोग एक दूसरे को चीट करने को बैठते हैं। तो बाजार में जब जाओ तब अवेयर रहो, तब श्रद्धा मत रखो। लेकिन वेदांत में या पढ़ने आओ तब श्रद्धा रखो, हम उल्टा करते हैं, वहां श्रद्धा रख देते हैं, यहाँ श्रद्धा नहीं रखते हैं। तो ये दोनों में ध्यान रखो। स्त्रीषु मार्दवम कामः, काम के लिए बताया कि स्त्री के प्रति सॉफ्ट व्यवहार रखो, मृदु व्यवहार रखो, उसको जोर जबरदस्ती जीतने का प्रयास मत करो। लोग ऐसा बनाकर रखते थे, इसलिए उसमें बताया स्त्री को मान दो, उसमें मृदुता से साथ व्यवहार करो। ये काम शास्त्र का सार बताया। और धर्म शास्त्र का सार, मोक्ष शास्त्र का सार बताया कपिलः प्राणिनाम दया, प्राणियों के प्रति, छोटे जीव है उसके प्रति दया का भाव। इसके लिए हमारे सभी संप्रदाय धर्म में दया का भाव आया। प्राणी पशु जो हमारे से छोटे हैं उसके प्रति हमारी एक ये है, हम उसको मार कर नहीं खा सकते, उसका मरण हमारा जीवन का आधार नहीं बनना चाहिए। हमारा जीवन का आधार किसी का मृत्यु नहीं हो सकता है। वो एक आइडियल फिलोसॉफी है जो वर्ल्ड को लीड कर सकती है। तो ये पहले बताया। हम बात कर रहे थे तो पहले दिनचर्या, उसमें 3 स्टेप हमने बताए। सुबह उठना, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन। शाम का भोजन कब करना है? रात्रि का जब सोना होता है, सोने के बाद 25% ही एक्टिव रहता है हमारा पाचन तंत्र, 75% हमारा निष्क्रिय हो जाता है। आयुर्वेद ने यह बताया कि जब आप जगते हो तब पचता है, जब आप सो जाते हो तो आपकी इम्यूनिटी भी उस समय थोड़ी सो जाती है। इसके लिए यहां पर हम बैठे हैं, पंखा चालू है, हमको कफ नहीं होगा, लेकिन आप पंखे के नीचे बराबर सो गए एकदम, तो आपको कफ होता है। पता है वो आपको? माथा भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जब जागते थे तब आपकी इम्यूनिटी एक्टिव थी, तो वो लड़ रही थी उससे। लेकिन जब आप सो गए तब क्या हुआ? तब आपकी इम्यूनिटी भी निष्क्रिय हो गई। तो रात को इन्फेक्शन ज्यादा लगता है, पास सोने के कारण इन्फेक्शन ज्यादा लगता है, क्योंकि उस टाइम इम्यूनिटी सो गई। इसके लिए सोने के नियम हमारे यहाँ बताए, कैसे सोना है, किस रूम में सोना है, किसके साथ सोना है, किसके साथ नहीं सोना है। सोने के ऐसे इतने नियम है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पर ध्यान है पूरा। ऋषि मुनि ये सब जानते थे, इसके लिए वो घूमने के लिए नदी, तालाब, जंगल में जाते थे, लेकिन ध्यान करने के लिए गुफा में जाते थे। बुद्ध ने पता है ना, गुफाएं में ध्यान करने का बोला था, विपश्यना में, कवर्ड स्पेस में ध्यान करना। क्यों? क्योंकि जब हम ध्यान में जाते हैं तब हमारी इम्यूनिटी निष्क्रिय होती है। यदि हम ध्यान में गए और वायु आ गया तो हमको सर्दी हो जाएगी, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी नहीं है। हम उस स्तर पर गए हैं जहां हम साइलेंट हो गए हैं, साइलेंट जोन है। इसके लिए गुफा बताई थी, निर्वात स्थल बताया था। आयुर्वेद में भी बहुत सारा ऐसा वर्णन है कि बॉडी को ये, तो क्या होगा कि शाम का भोजन के बाद जब सोना है, दोनों के बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। यदि आप 10 बजे सोते हो तो आपका भोजन 7 बजे होना चाहिए आइडियली, शाम का भोजन। यदि आप 9 बजे तो 12 बजे तो मैक्सिमम 9 बजे होना चाहिए, मिनिमम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। तो क्या होगा? सोने से पहले पच जाएगा, तो पाचन हमारा जो बाद में जाता है वो नहीं होगा। इसके लिए भोजन के बाद जो तुरंत सो जाते हैं उसका पेट मध्य प्रदेश बढ़ जाता है।
तो इसके लिए हमारे पास दवाई लेने कोई आता है, चिकित्सा कराने को, तो बाद हम बाद में देखते हैं, पहले हम पेट निकलता देखते हैं। तो गुरुजी हमेशा बताते थे कि पेट जिसका बाहर होगा, रोग उसके अंदर होगा। पेट अंदर जाएगा, रोग बाहर आएगी। ये दोनों अपोजिट, समझ गए? पेट बाहर है, रोग अंदर है मान। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए एक आदत को डालना है, शाम को जल्दी भोजन कर लेना है। बराबर, हो सके उतना जल्दी करना है और हल्का लेना है, हेवी कुछ रात को नहीं खाना है। बराबर, रात को हल्का भोजन करना है क्योंकि बाद में सोना है। उसके दोपहर के बाद हमको काम करना था, इसके लिए भोजन था, रात को सो जाना है। इसको देखकर ऋषि मुनियों ने भोजन का पूरा बताया है। दिनचर्या में संक्षिप्त इतना है। इसके बाद स्नान का बताया है कि रोज हमको स्नान करके स्वच्छ शरीर को रखना है। शरीर में केमिकल्स का उपयोग कम से कम करना है। हम यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, पूरा केमिकल्स हमारे बॉडी में जाता है। इसके लिए हमको स्किन का कैंसर हो रहा है, इसके लिए हमारे सब ड्राइनेस हो रही है। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी कंपनी जो भी कोई नया प्रोडक्ट लाती है वो आपके ऊपर प्रयोग करती है कि आप अच्छे दिखोगे, तो हमको लगेगा कि अच्छे दिखेंगे, तो यहाँ लिपस्टिक लगा देते हैं, यहाँ वो लगा देते हैं। पूरे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके घातक केमिकल्स इतने होते हैं कि इसकी इफेक्ट्स हमारे बॉडी पर, हमारे माउथ पर, हमारे पेट पर होते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में बताया है कि पूरा नेचुरल ही उपयोग करो। कोई भी कॉस्मेटिक उपयोग करो, नेचुरल करो। कोई भी पाउडर उपयोग करो, नेचुरल करो। कोई भी प्रकार का सिंथेटिक केमिकल्स का यूज कम से कम ये पे न करो। क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का। इस पे कुछ भी हुआ तो बहुत टाइम लगेगा उसको मिटने में, बहुत टाइम लगेगा उसको अच्छा करने में। तो ये आयुर्वेद का साइंस ये समझाता है कि स्नान रोज करो, स्वच्छता रखो, बच्चे हैं उसको भी स्वच्छ रखो, गंदा न रखो, नहीं तो बहुत सारे प्रकार के इन्फेक्शंस लग सकते हैं। तो ये बताया स्वच्छता का, ये दिनचर्या का एक भाग हुआ। उसके बाद आया ऋतुचर्या। ऋतुचर्या का क्या आता है? जैसा सीजन है उस तरह का हमको आचरण करना है। बराबर है? आयुर्वेद में और इसमें फर्क है। आयुर्वेद क्या मानता है? ऋतु को मानता है, वो काल को मानता है। वो बताता है कि फ्रूट कोई भी आप खाते हो, सब्जी खाते हो, तो देखो ये काल की सब्जी है, उसका टाइम टेबल बना लो कि विंटर में कौन सी सब्जी आएगी नेचुरली, समर में कौन सी आएगी, मॉनसून में कौन सी आएगी, ये पूरा चार्ट बना लो। वो चार्ट के अनुसार आपको पता होना चाहिए ये टाइम ये सब्जी नहीं है तो वो मत खाओ, वो तब वो उगाती नहीं है। इसके लिए हम पढ़ते हैं तब बताते हैं एन एप्पल अ डे एंड कीप डॉक्टर अवे। पता है आपको एप्पल कब खाओ? कभी भी खा सकते हो, रात के 2 बजे 3 बजे। कौन खाए? बच्चा खा सकता है, बूढ़ा खा सकता है, स्त्री खा सकती है, पुरुष खा सकता है। एन एप्पल अ डे एंड कीप डॉक्टर अवे। कौन से रोग में खा सकता है? कोई भी रोग में खा सकता है, स्वस्थ भी खा सकता है। ऐसा एक एप्पल के बारे में बताया। आयुर्वेद ने कभी ऐसा नहीं बताया। आयुर्वेद ने एक बात मूली के बारे में बताई। मूली पता है ना? पता है? लेडीज पता है ना? मूली के बारे में आयुर्वेद ने बताया, आपको आश्चर्य लगेगा। मूली के बारे में आयुर्वेद ने बताया कि भाद्रपद महीना आता है, शरद ऋतु, पता है आपको? श्राद्ध होते हैं उस टाइम भारत में, श्राद्ध। उसके बाद नवरात्रि आती है, बराबर है? सावन का महीना, पता है ना? पवन करे शोर। तो उसके बाद आता है भाद्रपद का महीना। तो भाद्रपद का महीना आता है, उस समय कोई मूली दे आपको गिफ्ट में और ऐसा बोले ये मूली खा लो, मैं 1 लाख रुपया दूंगा, तो मूली मत खाओ। बराबर है? वो घाटा, सौदा घाटे का है। मूली दे और 1 लाख रुपया दे तो भी मूली मत खाना। बराबर है? भाद्रपद महीने में मूली उतना नुकसान करेगी। बराबर है? तुरंत बुखार आएगा, तुरंत आपका पित्त डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद ठीक 3 महीने बाद मागसर महीना आएगा, पता है ना? मासानाम मार्गशीर्षोहम, जिस वक्त गीता जयंती आती है, और टाइम पूरा बॉडी रिनोवेट होती है। तो उस समय मार्गशीर्ष महीना आता है, उस समय मूली 1 लाख रुपये की है, एक मूली 1 लाख रुपये, तो खरीद कर खाओ। वो मुनाफा का सौदा है, आपको इतना गुण देगी वही मूली
मार्कशीट महीने में कि वो खरीद कर खाओ, वो सस्ती है। आपको बॉडी को जो देती है ना उसको अनुसार वो सस्ती है 1 लाख रुपए। तो आयुर्वेद में एक ही मूली की 2 बात बताई। क्यों? क्योंकि वो है कब, आप पता चल गया ना कब खानी है, वो महत्व का। आप 50 मूली खा लो ऐसा नहीं, लेकिन 1 मूली आप कब खाते हो, बराबर है। वो मिल्स बनती थी ना, वो कापड़ मिल्स, पता है ना आपको, भी अरविंद मिल्स थी, सुना है ना, उसमें सब कारीगरों को भर्ती किया था आजादी के समय पर, मतलब बाद में। तो उसमें मशीन बिगड़ गया, कापड़ का मशीन था, बहुत बड़े मशीन्स लगवाए थे। तो गुजरात के बहुत सारे इंजीनियर्स आ गए, बराबर है, सब जगह पर सब ने कुछ कर दिया अपने रीत से, तो भी ठीक नहीं हुए मशीन। तो वाराणसी का एक कारीगर था, इंजीनियर, बड़ा कुछ नहीं था, लेकिन कोई भी मशीन वो ठीक कर पाता था, कोई भी मशीन दो उसको ठीक कर पाता था। और भारत में तो पता है ना आपको, कॉपी करने वाले हजारों लाखों लोग हैं। कोई चाइना से मशीन आ गया तो राजकोट कॉपी करके दूसरे महीने राजकोट निकाल देता। कोई भी मशीन डिजाइन देख ली कि उसका कॉपी कर देते हैं, इतना माइंड पावर है।